नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। मैं महावीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, आप सभी बीकॉम पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। एक महत्वपूर्ण आपका एक टॉपिक है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। इसका अध्ययन हम आज के इस व्याख्यान में करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय आपके लिए है। यहाँ सबसे पहली बात तो जब बात विनियोग की आती है, इन्वेस्टमेंट की आती है, तो हमें ये समझना चाहिए कि विनियोग से हमारा यहाँ क्या अभिप्राय है। यदि कोई संस्था या व्यक्ति जब अपने अतिरिक्त धन को ब्याज या लाभांश कमाने के उद्देश्य से सरकारी, अर्ध सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं की प्रतिभूतियों में विनियोजित करता है या बैंक, सहकारी समिति, कंपनी अथवा वित्तीय संस्था में जमा कराता है, तो हम उसे विनियोग कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि आपने कहाँ अपने रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, कहाँ लगा रखे हैं। वैसे एक ब्रॉडर सेंस में, यानी एक विस्तृत अर्थ में, विनियोग का मतलब ये होता है कि आपके पास जो सरप्लस मनी है, जो आपके पास जो सेविंग्स हैं, जो बचते हैं, आपके पास जो पैसा है, उसको आप कहीं किसी भी रूप में आप लगाते हो और अधिक धन कमाने के लिए, तो उसे हम विनियोग कहते हैं। वैसे ब्रॉडर सेंस में विनियोग आप किसी लैंड में भी लगा सकते हो। कहीं आपने फ्लैट खरीद लिया, उसमें इन्वेस्ट कर दिया, कहीं और कोई ऐसी कार्य के अंदर बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। तो ये तो बड़ा एक सेंस है कि अपने धन को किसी आय के उद्देश्य से लिए या कुछ लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कहीं आपने अपना धन लगाया। लेकिन यहाँ पर दोस्तों विनियोग का जो अर्थ है एक्चुअली ये होता है कि आप कैसी प्रतिभूतियों में पैसा लगाते हो जिन पर या तो आपको डिविडेंड मिलता है या आपको इंटरेस्ट मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं कि शेयर्स होते हैं, उन पर डिविडेंड प्राप्त होता है, और बाकी जैसे बॉन्ड हैं, डिबेंचर्स हैं, इन पर इंटरेस्ट मिलता है। हम अगर अपना बचत का पैसा हम कहीं पर भी एफडी के रूप में या किसी बैंक में, किसी वित्तीय संस्था के पास जमा करवाते हैं, तो ये भी एक विनियोग का रूप होता है, क्योंकि उस पर हमें इंटरेस्ट या ब्याज मिलता है। तो यहाँ विनियोग का सही मायने में अर्थ उन प्रतिभूतियों में विनियोजित करना जिनसे या तो ब्याज मिले या जैसे अंश, पूर्वाधिकार अंश, इक्विटी अंश, जिनके ऊपर लाभांश मिले। तो इस आधार पर हम जिन उन प्रतिभूतियों को दो भागों में बांटते हैं। एक वे प्रतिभूतियां जो ब्याज वाली हैं, जिन पर ब्याज प्राप्त होता है एक निश्चित अवधि के बाद और एक निश्चित प्रतिशत से। दूसरे वे प्रतिभूतियां होती हैं जिन पर लाभांश मिलता है। लाभांश वाली प्रतिभूतियां भी जैसे जिन पर फिक्स्ड रेट से मिलता है या जिनके ऊपर रेट फिक्स नहीं होती, जिनको हम समतांश के लाभांश कहते हैं, तो ये प्रतिभूतियाँ होती हैं। हम यहाँ पर पहले ब्याज वाली प्रतिभूतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ब्याज वाली प्रतिभूतियों में वे प्रतिभूतियां सम्मिलित की जाती हैं जिन पर विनियोक्ता को अर्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर एक निश्चित प्रतिशत से ब्याज प्राप्त होता है। जैसे किसी कंपनी के ऋण पत्र खरीदना, बॉन्ड करना, गवर्नमेंट लोन यानी सरकारी ऋण खरीदना, ये ब्याज वाली जो प्रतिभूतियां होती हैं, ये सरकारी हो सकती हैं, अर्ध सरकारी हो सकती हैं या गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा जारी की जा सकती हैं। इन प्रतिभूतियों को प्रायः स्कंद बाजार, यानी जिसको स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, उसके मार्फत खरीदा या बेचा जाता है। और इस प्रकार की जो प्रतिभूतियां जिन पर एक निश्चित प्रतिशत से ब्याज प्राप्त होता है, उसके संबंध में विस्तृत लेखांकन प्रक्रिया इस प्रकार से हमें करनी है। कुछ महत्वपूर्ण गणनाएं हमें करनी पड़ेंगी जिसके आधार पर हम आगे लेखांकन की प्रक्रिया को समझेंगे। तो हम ये लेते हैं कि जब बाज़ार के अंदर जब स्टॉक मार्केट में ऐसी प्रतिभूतियों का खरीदना या बेचना होता है, तो वो दो प्रकार से होता है। ब्याज वाली प्रतिभूतियों के बारे में एक तो ब्याज सहित खरीदना और बेचना, और एक ब्याज रहित खरीदना और बेचना। तो हम पहले ब्याज सहित क्रय विक्रय के बारे में लेते हैं। ब्याज सहित खरीदना और बेचने से अभिप्राय ये होता है कि जब किसी प्रतिभूति को ब्याज सहित खरीदा या बेचा जाता है, उसका अभिप्राय ये होता है कि जो कीमत होती है उस सौदे की, उस डेट को, उसके अंदर ब्याज इंक्लूडेड होता है, और जो व्यक्ति इस प्रकार की प्रतिभूतियों को खरीदता है तो वो ब्याज का पेमेंट भी विक्रेता को करता है। आगामी तिथि को ब्याज खरीदने वाले व्यक्ति को प्राप्त होता है, और
चूँकि वो पहले से ही इसका पेमेंट विक्रेता को कर चुका होता है, यानी कहने का अभिप्राय ये हुआ कि जो क्रय मूल्य है उसमें ब्याज की जो पिछली देय तिथि से खरीदने की तिथि तक का जो ब्याज होता है या पिछली ब्याज की तिथि से विक्रय की तिथि तक का ब्याज उसके अंदर सम्मिलित होता है। और प्रतिभूतियों के ब्याज सहित क्रय विक्रय करने पर वास्तविक क्रय मूल्य और हम वास्तविक विक्रय मूल्य हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, जिसको हम एक्चुअल कॉस्ट और एक्चुअल सेल्स प्राइस या एक्चुअल सेलिंग प्राइस कहते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य आपको इसके अंदर यही ध्यान रखने की बात है कि जो ब्याज वाली प्रतिभूतियाँ होती हैं उनसे संबंधित जो भी प्रॉब्लम होती हैं उनमें आपको कुछ विस्तृत गणनाएं करनी पड़ती हैं कुछ, क्योंकि जितने सौदे होते हैं, जिस डेट को खरीदना है बेचना होता है, उस डेट को जैसे खरीदना होता है उस डेट को वास्तविक लागत मूल्य यानी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना होता है, और जिस डेट को बेचा जाता है उस डेट को एक्चुअल सेल प्राइस आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है। क्योंकि वास्तविक लागत मूल्य और वास्तविक विक्रय मूल्य ही वो मूल्य होते हैं जिनसे किसी प्रतिभूति को खरीदने पर डेबिट और विक्रय करने पर क्रेडिट किया जाता है, और ऐसी खरीद बेच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम शुद्ध लाभ या हानि विनियोगों के ऊपर कैलकुलेट करने में काम में लेते हैं। तो हम सबसे पहले लेते हैं क्रेता के लिए जो वास्तविक क्रय मूल्य निकालना होता है तो क्या करते हैं। जैसा कि अभी नाम से स्पष्ट होता है कि जब भी ऐसी प्रतिभूतियों का जो क्रय मूल्य होगा वो ब्याज सहित होगा, तो हम कहेंगे कि कम इंटरेस्ट कॉस्ट प्राइस क्या है, जो सौदे की प्राइस ट्रांजैक्शन वैल्यू जो सौदे की लिखी गई है उस ट्रांजैक्शन वैल्यू से उसको डेबिट कर दिया जाएगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू से उसको डेबिट कर दिया जाएगा। और ये जो ट्रांजैक्शन वैल्यू आएगी वो कम इंटरेस्ट वाली होगी ट्रांजैक्शन वैल्यू, और उसके अंदर हम खरीदने के खर्चे ऐड कर देंगे। खरीदने के खर्चे ऐड करने में ध्यान रखना है कि खरीदने के खर्चे क्या हो सकते हैं, कुछ जैसे रजिस्ट्रेशन संबंधी व्यय हो सकते हैं, स्टाम्प ड्यूटी हो सकती है, इसके अलावा ब्रोकरेज महत्वपूर्ण खर्चा होता है खरीदने का। ब्रोकरेज दलाली दी जाती है, दलाल के मार्फत सौदे किए जाते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर जो ब्रोकर्स होते हैं उन्हीं के मार्फत क्रय किया जाता है, विक्रय किया जाता है, तो ब्रोकरेज होती है। और ब्रोकरेज के ऊपर एक निश्चित प्रतिशत से जीएसटी माल एवं सेवा कर दे होता है, तो वो सब खर्चे दलाली जो है वो जीएसटी ये सब जोड़ करके और इसके अंदर एक्चुअल जो है वो पेमेंट कैलकुलेट किया जाता है। एक्चुअल पेमेंट यानी जब जो ट्रांजैक्शन का जो ब्याज सहित क्रय मूल्य था उसके अंदर ये खर्चे जोड़ देंगे तो एक्चुअल पेमेंट आएगा, वो एक्चुअल कॉस्ट नहीं आएगी। क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट हमेशा ध्यान रखना बिना ब्याज की एक्चुअल कॉस्ट होती है, क्योंकि जो कॉस्ट प्राइस होती है उसमें अगर ब्याज इंक्लूड है तो ब्याज तो एक रेवेन्यू एक इनकम या खर्चा हो जाता है, एक इनकम होती है रेवेन्यू, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, तो ब्याज का जो खर्चा है उसको हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इस कारण से जब वो ब्याज रहित कब आएगा, जब इसमें से इंटरेस्ट को हम माइनस करेंगे। और इंटरेस्ट कौन सा माइनस करते हैं, ब्याज की पिछली ड्यू डेट से लेकर के क्रय की तिथि तक का ब्याज जब हम माइनस कर देते हैं या घटा देते हैं तो वो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस आती है। तो ये एक तरीका हुआ खरीदने के ऊपर। खरीदने का मतलब खरीदने की जो प्राइस कम इंटरेस्ट खर्चे जोड़ दो वो एक्चुअल पेमेंट और उसमें से ब्याज को घटा दो, एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी। विक्रेता के लिए वास्तविक विक्रय मूल्य जब कैलकुलेट करना होता है तो ऐसी स्थिति में भी सीधी सी बात ऐसी होती है कि हम कम इंटरेस्ट सेल प्राइस को हम लिख लेते हैं, कम इंटरेस्ट सेल प्राइस को लिख लेते हैं, और उस कम इंटरेस्ट सेल प्राइस में से चूँकि खर्चे घटाएंगे तब एक्चुअल पेमेंट रिसीव्ड आएगा। वहाँ पर हमने खर्चे जोड़े थे क्योंकि हमें पेमेंट करना होता था तो ज़्यादा करना पड़ता था, लेकिन जब खरीदते हैं तो खर्चे घटते हैं क्योंकि हमारा वास्तविक प्राप्त राशि कम हो जाती है खर्चों से। तो हम सेल करते हैं तो खर्चे घटाएंगे, खर्चे वही इसी तरीके से खरीदने के जो भी रजिस्ट्रेशन खरीदने के जो खर्चे हैं, इसके अलावा ब्रोकरेज है, ब्रोकरेज के ऊपर एक निश्चित प्रतिशत से टैक्स है, एसटीटी वगैरह है, या तो इस तरीके की सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी होता है। तो जितने भी प्रकार के टैक्स होते हैं वो सब मिला करके जो खर्चा होता है उसको अपन माइनस कर देते हैं, तो एक्चुअल जो है अमाउंट रिसीव्ड आती है। चूँकि ये एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ब्याज सहित होती है इसलिए इसको रहित बनाएंगे तब एक्चुअल सेल प्राइस आएगी। तो इसलिए पिछली ब्याज की देय तिथि से विक्रय की तिथि तक का जो ब्याज होता है उस ब्याज को इसमें से माइनस कर देंगे तो वो ब्याज रहित बन जाएगा, और ब्याज रहित जो बनेगा वही एक्चुअल सेल प्राइस होगा। और यही सेल प्राइस जो होती है ये हम उसी को कैलकुलेट करके यहाँ पर शो कर देते हैं। कुल मिलाकर के क्या तीन महत्वपूर्ण चीज़ें हुई, एक्चुअल पेमेंट कितना हुआ, एक्चुअल सेल प्राइस कितनी हुई, और इंटरेस्ट की राशि कितनी पेमेंट की गई। ये सब चीज़ें जो हैं इनको मिलाकर के हम तीन महत्वपूर्ण चीज़ें प्रत्येक सौदे की आती हैं।
जब किसी ब्याज की देय तिथि को ही अगर कोई सौदा क्रय और खरीद और बेच होती है तो उस तिथि को अपने को ध्यान ये रखना है कि वास्तविक क्रय मूल्य और वास्तविक विक्रय मूल्य निकालते समय या एक्चुअल कॉस्ट प्राइस और एक्चुअल सेल प्राइस निकालते समय हम इंटरेस्ट का कोई ध्यान नहीं रखते हैं। उस डेट को जिस व्यक्ति के पास भी वो चीज़ है वो उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट प्राप्त हो जाएगा 6 महीने का, लेकिन ऐसी स्थिति में हम ब्याज संबंधी कोई भी समायोजन नहीं करते हैं। दूसरी बात इसमें इम्पोर्टेंट ये होती है कि हम ब्रोकरेज की जो गणना करनी होती है वो ब्रोकरेज की गणना हमेशा ट्रांजैक्शन वैल्यू पर करते हैं। जैसे जो कम इंटरेस्ट या कम इंटरेस्ट जो सेल या परचेज है उस प्राइस पर ही ब्रोकरेज की गणना करते हैं। लेकिन जीएसटी की गणना हमेशा ब्रोकरेज की राशि के ऊपर एक निश्चित प्रतिशत से, जो कि लगभग जीएसटी की रेट जो है 18% है, तो वो ब्रोकरेज की राशि के ऊपर 18% होती है। कभी भी सेल या बाइंग प्राइस के ऊपर मत कर देना। तो ब्रोकरेज की गणना व्यवहार मूल्य पर होती है, लेकिन जो टैक्स की गणना होती है वो ब्रोकरेज के ऊपर होती है। ब्याज की किसी भी देय तिथि को अगर सौदा होता है तो कोई ब्याज संबंधी कोई समायोजन आपको करने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी बात ब्याज रहित क्रय विक्रय की आती है। ब्याज रहित क्रय विक्रय करने के अंदर का से अभिप्राय ये होता है कि ब्याज की पिछली देय तिथि से क्रय की तिथि तक का या विक्रय की तिथि तक का ब्याज उस ट्रांजैक्शन वैल्यू में सम्मिलित नहीं होता है, यानी वो एक्स इंटरेस्ट होता है। और ऐसी स्थिति में ये भी ध्यान रखने की बात होती है कि जो ब्याज होता है पिछले ब्याज की देय तिथि से क्रय विक्रय की तिथि तक का ब्याज वो उस प्रतिभूति के मूल्य में सम्मिलित नहीं होता, लेकिन उसको अलग से भुगतान किया जाता है या उसका अलग से भुगतान बेचने की स्थिति में प्राप्त किया जाता है। यानी इंटरेस्ट का ऊपर वाली कम इंटरेस्ट वाले के अंदर भी ब्याज प्राप्त होता है और भुगतान होता है, और इसमें भी ब्याज प्राप्त और भुगतान होता है। कम इंटरेस्ट के अंदर चूँकि उसके अंदर सम्मिलित होता है, इसलिए उसको प्राप्त राशि के लिए या भुगतान के लिए अलग से एडलेस करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन कॉस्ट के लिए ज़रूरी हो जाती है, सेल प्राइस के लिए ज़रूरी हो जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या होता है कि प्राप्त या भुगतान की गई जो राशि होती है वो कैलकुलेट करने के लिए ब्याज को ऐड या लेस ज़रूर किया जाता है, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट प्राइस और एक्चुअल शेयर प्राइस के लिए चूंकि वो ब्याज रहित ही होता है, इसलिए उसके लिए अपन ब्याज का समायोजन नहीं करते, केवल प्राप्त राशि और भुगतान के लिए करते हैं। तो यहाँ पर अपन देखते हैं सबसे पहले एक्चुअल कॉस्ट प्राइस खरीदने वाला कैसे, जब ब्याज रहित खरीदा जाएगा तो क्या करेगा, वो एक्स इंटरेस्ट सेल जो बाइंग प्राइस है या कॉस्ट प्राइस है वो लिख लेगा। नंबर 1 बात, एक्स इंटरेस्ट जो कॉस्ट प्राइस लिखने के बाद में उसमें खर्चों को जोड़ देगा। उसी प्रकार से क्या खर्चे ब्रोकरेज के ऊपर एक निश्चित प्रतिशत से जीएसटी की राशि, ये खर्चे जोड़ने के बाद में जो प्राइस आएगी वो एक्चुअल में एक्चुअल कॉस्ट प्राइस होगी, क्योंकि उसमें ब्याज इंक्लूडेड नहीं है। तो जिसमें ब्याज इंक्लूडेड नहीं है वो कॉस्ट प्राइस हो गई। जब ब्याज इंक्लूड हो जाता है तो वो एक्चुअल पेमेंट हो जाता है। तो हम अब क्या करेंगे, इंटरेस्ट की राशि को जोड़ देंगे तो वो एक्चुअल पेमेंट बन जाएगा। ध्यान रखिए हमेशा एक्चुअल पेमेंट का मतलब इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, और एक्चुअल कॉस्ट का मतलब बिना इंटरेस्ट के। तो चूंकि ये ब्याज रहित ही है, ब्याज इसमें सम्मिलित है ही नहीं, इसलिए वो कॉस्ट प्राइस हो गया। लेकिन हमें एक्चुअल पेमेंट भी चाहिए, तो एक्चुअल पेमेंट के लिए हम ब्याज की पिछली देय तिथि से क्रय की तिथि तक का ब्याज जो होगा उसको हम उसमें ऐड कर देंगे, और इस प्रकार से जो ऐड कर देंगे तो वो ब्याज सहित बन जाएगा, और वो ब्याज सहित राशि ही एक्चुअल पेमेंट कहलाएगा। ये बात आपको इसमें ध्यान रखने की बात है। और इसके बाद में इसी तरीके से विक्रेता के लिए जब वास्तविक विक्रय मूल्य निकालना होगा तो वो एक्स इंटरेस्ट सेल प्राइस जो होगी वो लिख लेगा, ठीक है, उसमें से खर्चे घटा देगा। उसी तरीके से ब्रोकरेज पर निश्चित टैक्स घटा देगा, तो ये जो राशि होगी एक्चुअल में क्या होगी, ये एक्चुअल प्राप्त राशि नहीं होगी, ये एक्चुअल सेल प्राइस होगी, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट सम्मिलित नहीं है। तो अब इंटरेस्ट को हम सम्मिलित कर देंगे इसके अंदर, पिछली ब्याज की देय तिथि से विक्रय की तिथि तक का ब्याज इसमें और ऐड कर देंगे। यानी विक्रेता क्रेता से जो है वो क्या जो ब्याज को भी अतिरिक्त वसूल करेगा, क्योंकि ये इसके अंदर सम्मिलित नहीं था, इसलिए ब्याज की राशि भी वसूल कर लेता है। यहाँ ये ध्यान रखें, हमेशा ही चाहे ब्याज सहित है या रहित है, दोनों ही स्थितियों के अंदर ब्याज का पैसा सम्मिलित करके या बिना अलग से ऐड करके विक्रेता के द्वारा वसूल किया जाता है। आगामी तिथि को हमेशा ही ब्याज क्रेता को प्राप्त होता है, चाहे वो सहित है या रहित है। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट बात होती है। अब जैसे उसने रहित बेच दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि अगली आगामी तिथि को इसका ब्याज है वो विक्रेता को मिलेगा। रहित बेचा है तो भी ब्याज आगामी ब्याज की तिथि को क्रेता को ही मिलेगा, क्योंकि विक्रेता ने तो वो जो ब्याज है अपनी पास की जितनी अवधि का रहा उसका ब्याज उसने क्रेता से वसूल कर लिया। अब आगामी पूरे 6 महीने का ब्याज क्रेता ही फिर लेगा, विक्रेता को नहीं मिलेगा।
और सहित में चूंकि उसने सहित बेचा है तो भी आगे में आगामी ब्याज तो क्रेता को ही मिलेगा, क्योंकि विक्रेता ने तो सहित करके उसमें जोड़ के वसूल कर लिया है। इसलिए इसमें ये ध्यान रखना, आप सहित रहित का कोई इस सेंस में कोई मतलब नहीं रह जाता कि आगामी तिथि को रहित बेचा है, इसका मतलब आगामी तिथि को ब्याज विक्रेता को नहीं मिलेगा, क्रेता को नहीं मिलेगा। क्योंकि रहित बेचा, बिना ब्याज के बेचा, इसका मतलब आगामी तिथि को रहित ब्याज नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। आगामी तिथि को ब्याज पूरा क्रेता को ही मिलता है। विक्रेता केवल जो है अपनी पास की अवधि का जितना ब्याज है वो क्रेता से पहले से ही अलग से वसूल कर लेता है रहित होने की स्थिति में। और हमेशा इस बात को भी ध्यान रखना कि सहित और रहित का ये चक्कर जो है, इसी में आपकी ये सारी समस्या उलझी रहेगी। हमेशा ध्यान सिर्फ ये रखें, सहित जब होता है तो वो हमेशा प्राप्त राशि या भुगतान होता है, और रहित जो होता है वो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस होता है। बस इतनी सी बात अगर समझ में आ गई, उसके हिसाब से आपको ब्याज को ऐड या लेस करना होता है। नेक्स्ट इसके अंदर जो है वो एक बात और ध्यान रखनी है कि जब हम ब्याज की गणना करते हैं तो हमेशा ही अंकित मूल्य पर करते हैं, फेस वैल्यू पर करते हैं। जैसे 100 रुपये का डिवेंचर है और मान लीजिए उसका बाज़ार में भाव 98 रुपये पर है, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू तो 98 रुपये के हिसाब से हुई, लेकिन उसकी फेस वैल्यू 100 रुपये के हिसाब से। तो ब्याज की जब गणना करेंगे हर ब्याज की तिथि को या क्रय विक्रय की तिथि को, तो 100 रुपये के हिसाब से ही करेंगे, यानी फेस वैल्यू पर ही करेंगे, न कि ट्रांजैक्शन वैल्यू पर। तो इसमें 2-3 बातें हो गई हमेशा जो आप इसको गौर करेंगे। क्या? ब्याज की गणना अंकित मूल्य पर, ब्रोकरेज की गणना ट्रांजैक्शन वैल्यू पर, लेकिन जीएसटी की गणना ब्रोकरेज पर। बस ये 3 बातें इसमें ध्यान रखें। क्रय विक्रय की तिथि को ब्याज का कोई समायोजन नहीं करें, केवल ब्याज प्राप्ति की जो एंट्री होती है उस तिथि को जिसके पास इन विनियोग होते हैं वो 6 महीने की ब्याज जितना होगा प्राप्त राशि करेगा की एंट्री करेगा। बाकी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अगर ब्याज की देय तिथि को होते हैं तो उसमें अपन ब्याज संबंधी कोई समायोजन नहीं करते हैं। अब इसके अंदर आता है कि आप किस तरीके से विनियोगों का मूल्यांकन करते हैं। विनियोगों के मूल्यांकन करने के अंदर आपको विशेष तौर से एक बात ही ध्यान रखनी होती है कि वर्ष की अंतिम तिथि को क्या होता है कि इसके अंदर जो है वो विनियोगों का मूल्यांकन करना पड़ता है, जिसको हम बाई बैलेंस सीडी के रूप में हम दिखाते हैं, कि इसमें पुस्तकों के अंदर, बुक्स के अंदर दिखाते हैं। तो इसमें अपने को कैलकुलेशन करते समय कि किसी भी विनियोगों का अंतिम जो है बैलेंस क्या हुआ, इसके लिए 2 बातें ध्यान में रखनी होती हैं। एक तो उस अंतिम तिथि को उसका जो विनियोगों का उद्धृत मूल्य है, मार्केट में जो कोटेड प्राइस है वो क्या है वो देख लेंगे। और जिन विनियोगों की जो बचे हुए हैं वर्ष के अंत में, जो बैलेंस बचा हुआ है, ऐसे जो विनियोगों का जो बैलेंस है वो बचे हुए विनियोग हैं, उनकी जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या थी, उनकी कॉस्ट प्राइस निकालते टाइम आपको क्या ध्यान करना। जैसे ये एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जब ट्रेडिंग होती है तो स्टॉक के वैल्यूएशन का जो रूल होता है वही यहाँ पर विनियोगों के वैल्यूएशन का होता है कि मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस। तो आज उसकी कोटेड प्राइस क्या है वो निकाल लेते हैं बचे हुए शेयर्स की, और बचे हुए शेयर्स की जो कॉस्ट प्राइस है वो फीफो मेथड पर निकालते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि जो पहले जो यूनिट्स खरीदी गई थी या जो शेयर्स खरीदे गए थे, या सॉरी जो डिवेंचर्स खरीदे गए थे वो तो पहले बेच चुके, तो लास्ट वाले जो खरीदे हुए हैं उन्हीं का बैलेंस आपको दिखाना है, जिस रेट पर वो खरीदे, जिनकी उसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस थी वो कॉस्ट प्राइस हम लिख लेते हैं। तो लास्ट के जो डिवेंचर्स होते हैं वो हम पहले लिखते हैं, फिर उससे पहले वाले लिखते हैं, फिर उससे पहले वाले लिखते हैं। इस प्रकार से जो है वो कॉस्ट प्राइस हम कैलकुलेट कर लेते हैं बचे हुए डिवेंचर्स की या प्रतिभूतियों की। और दोनों में से जो कम राशि होती है उसको हम बाई बैलेंस शीट या अंतिम शेष के रूप में लिखते हैं। तो इन बातों का अपने को ध्यान में यहाँ पर रखना होता है। अब अपन विस्तृत लेखांकन प्रविष्टियों के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे कि हमें वर्ष के प्रारंभ से लेकर के वर्ष के समापन की तिथि तक हमें कुल मिलाकर के कितनी प्रविष्टियाँ करनी होती हैं, ये अपने को ध्यान में रखना होता है। सबसे पहली बात तो ये होती है कि जब किसी भी आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आपके सामने होता है, तो सबसे पहले वर्ष के प्रारंभ में किसी भी विनियोगों का प्रारंभिक शेष अगर चलता आ रहा होता है तो हमें, चूंकि वो प्रारंभिक शेष इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में टू बैलेंस विधि हम लिखते हैं, लेकिन इस प्रकार के विनियोगों का यदि कोई प्रारंभिक शेष है तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री आपको बुक्स में करनी होती है, जिसको आप कभी भी भूल मत जाना। यानी यदि वर्ष के प्रारंभ में कोई शेष है प्रतिभूतियों का, तो सबसे पहले अर्जित ब्याज का, वर्ष के प्रारंभ में अर्जित ब्याज का लेखा करना जरूरी होता है। और वर्ष के प्रारंभ में अर्जित ब्याज का लेखा करने का अभिप्राय ये होता है कि जितनी प्रतिभूतियाँ उसके पास में होती हैं वो यदि किसी वर्ष के समापन की तिथि को नहीं होती हैं, प्रतिभूतियाँ समापन की तिथि को होती हैं, लेकिन उनकी ड्यू डेट ब्याज की अगर कोई डिफरेंट होती है, तो जो प्रतिभूतियों का जो प्रारंभिक शेष होता है उसकी पिछली ब्याज की तिथि से लेकर के और वर्ष के समापन की तिथि तक का जो ब्याज होता है वो, चूंकि गत वर्ष में वो अर्जित ब्याज था, प्राप्त नहीं हुआ लेकिन ड्यू हो गया था, वही प्रारंभ की तिथि को
जो है वो अर्जित ब्याज होता है, और उसकी एंट्री हम हमेशा रिवर्स एंट्री करते हैं। जैसे मान लीजिए 31 दिसंबर 2019 को अगर किसी व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए की प्रतिभूतियां थी, और उनके ऊपर सपोज करो कि उसके पास में जो है वो मान लीजिए उन प्रतिभूतियों का 6 महीने का जो ब्याज है वो मान लीजिए 10,000 रुपये बनता है। तो लेकिन 3 महीने का ब्याज ही था, क्योंकि जो प्रतिभूतियों की पिछली लास्ट डेट थी वो मान लीजिए 31 दिसंबर को वर्ष समाप्त हुआ, तो पिछली 30 सितंबर को लास्ट डेट थी प्रतिभूतियों की ब्याज की, तो 3 महीने का ब्याज ड्यू रहा, जो प्राप्त तो 6 महीने के बाद में होता है। तो 31 दिसंबर को 3 महीने का जो ब्याज हुआ, यदि मान लीजिए 12,000 महीने का जो ब्याज होता है और 3 महीने का ब्याज अपन देखेंगे तो 3,000 रुपये का ब्याज आता है। ये 3,000 रुपये का ब्याज पिछले वर्ष एक्रूड इंटरेस्ट था, तो उससे हमने एंट्री करते हैं। क्योंकि वो ब्याज हमें प्राप्त होने वाला था तो नहीं प्राप्त हुआ था, तो उससे एंट्री हम एक्रूड इंटरेस्ट काउंट या टू इंटरेस्ट काउंट करते हैं। तो वर्ष के प्रारंभ में वही ब्याज होता है, उसकी हम रिवर्स एंट्री करते हैं। तो इंटरेस्ट काउंट या टू एक्रूड इंटरेस्ट काउंट से हम सबसे पहली प्रविष्टि करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई। हमें ध्यान क्या रखना है, हमें किसी भी डेट को स्किप नहीं करना है। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि जब वर्ष के प्रारंभ से कोई डेट आती है तो वर्ष के शुरू में वो डेट अपन लिखते हैं, वो डेट होती है वर्ष के प्रारंभ की तिथि। उस तिथि को यदि कोई प्रारंभिक शेष है तो हमें एक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री करना नहीं भूलें। टू बैलेंस बीडी तो आप बैलेंस के रूप में लिखेंगे, लेकिन उसकी जो एंट्री के रूप में है वो एक्रूड इंटरेस्ट की सबसे पहली प्रति करेंगे। उसके बाद में क्या होता है कि मान लीजिए कोई ब्याज सहित खरीदना या बेचना होता है, तो यहाँ पर ब्याज सहित या ब्याज रहित कैसे भी वो खरीदेगा, क्रय की एंट्री करेगा। अगर कोई प्रतिभूतियों का खरीदता है तो खरीदने की तिथि को एंट्री करता है, तो वही बात है इन्वेस्टमेंट काउंट डीआर। अगर डिवेंचर है तो जैसे 6% डिवेंचर डीआर कर दिया, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि ब्याज की दे तिथि को कोई सौदा खरीदना बेचना नहीं होता है, तो निश्चित रूप से उसमें इंटरेस्ट का भी उल्लेख होगा। तो क्या करेगा, जो एक्चुअल कॉस्ट से तो इन्वेस्टमेंट को डीआर करेगा, और जो ब्याज उसमें समायोजन किया गया है चाहे एड लेस जैसा भी किया गया है, इंटरेस्ट काउंट डीआर करेगा। चूँकि बाइंग कर रहा है तो इंटरेस्ट को डीआर किया करेगा, और सेल करेगा तो इंटरेस्ट को सीआर करता है। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस से इंटरेस्ट डीआर, इन्वेस्टमेंट डीआर, फिर इंटरेस्ट से इंटरेस्ट डीआर, और टू बैंक अकाउंट अब वो करेगा वो पूरी वास्तविक भुगतान राशि से। जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी प्रकार के सौदे के अंदर 3 महत्वपूर्ण बातें होती हैं। जब खरीदता है तो कॉस्ट प्राइस इंटरेस्ट एंड पेमेंट, और तीनों चीज़ों से एंट्री कर दी जाएगी। मान लीजिए फिर क्या है, आगामी किसी भी डेट को अगर ड्यू डेट 6 महीने के बाद में अगर कोई इंटरेस्ट की डेट आ जाती है, ब्याज की डेट आ जाती है, तो ब्याज एक्चुअल में इंटरेस्ट की जो ब्याज की राशि होती है वो 6 महीने से हमें ब्याज प्राप्त होता है। तो उस डेट को जो इन्वेस्टमेंट का बैलेंस होता है, जैसे मान लीजिए साल के शुरू में 1 लाख लागत मूल्य का इन्वेस्टमेंट था और 50,000 और खरीद लिए, और फिर ड्यू डेट आ गई तो 1.5 लाख के ऊपर ब्याज मिलेगा उसको। यदि 1 लाख शुरू में थे तो 50,000 खरीदे तो 1.5 लाख पर उसको ब्याज मिलेगा, और ड्यू डेट आ गई तो, और मान लीजिए बीच में बेच दिया तो वो कम होने के बाद जो बचा हुआ उस पर मिलेगा। इसके बाद में ब्याज की डेट की ये एंट्री करेंगे। फिर मान लीजिए कोई ब्याज की डेट से पहले की विक्रय की तिथि आ सकती है, और यदि कोई बेचने की डेट मान लीजिए, ये जैसे अपने ब्याज की तिथि की एंट्री अपने आगे की है, लेकिन यदि बेचने की डेट पहले आ जाती है ब्याज की डेट से, तो हम बेचने की पहले एंट्री करेंगे। तो जैसे इसमें आपका 3rd नंबर पर बेचने का है, यानी खरीदने की डेट आई फिर बेचने की आई, तो बेचने की डेट आ गई तो आपने बेचने की डेट को प्रविष्टि कर देंगे। पहले ब्याज वाली डेट आ जाती है तो पहले ब्याज की एंट्री कर देंगे, फिर बेचने की कर देंगे। तो ये तो आपको डेट वाइज चलना है, हमेशा ध्यान रखें। वर्ष के प्रारंभ में और वर्ष के अंत में आप जरूर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा खरीदने की बेचने की तिथि को आपको एंट्री करनी है, और बीच में आपको ब्याज की डेट का ध्यान रखना है, उसको स्किप नहीं करके जाना है। तो जब बेचा जाएगा तो वही बात, 3 बातें होंगी। क्या, बैंक में प्राप्त राशि होगी, फिर ब्याज होगा, और एक्चुअल सेल प्राइस होगी। तो बैंक काउंट डीआर, टू इन्वेस्टमेंट और टू इंटरेस्ट काउंट। जब खरीदा जाता है तो इंटरेस्ट काउंट को डेबिट करते हैं, जब बेचते हैं तो इंटरेस्ट काउंट को क्रेडिट करते हैं। तो इस तरीके से ये बेचने की प्रविष्टि होगी, और ब्याज की तिथि को आपको एंट्री अपन ने कर ही ली, और ब्याज की गणना हमेशा आप अंकित मूल्य पर ही करना। ये आपको ध्यान रखने की बात है कि जब आप ब्याज की तिथि को प्राप्त होता है ब्याज, तो उसको एंट्री करते टाइम ध्यान रखें कि अंकित मूल्य पर उसकी गणना करें। इसके बाद में अगला कार्य आपको क्या करना है, कोई भी और मान लीजिए खरीद की या बेच की बीच में एंट्री आ जाती है तो वो आप करेंगे ही करेंगे। फिर बाद में ब्याज की एक ड्यू डेट और आती है, उसको भी आपको एंट्री करनी होती है। साल में 2 बार ब्याज प्राप्त होता है मोस्टली, तो उसकी आप एंट्री करते हैं। अब मान लीजिए वर्ष के अंत में आपको क्या करना है कि विनियोगों का जो हस्तस्थ विनियोग है उनका मूल्यांकन करना पड़ता है। उससे पहले आपको अर्जित ब्याज की गणना करनी पड़ती है, क्योंकि वर्ष के अंत में यदि कोई हस्तस्थ विनियोग हैं और वो ड्यू डेट नहीं है वर्ष के अंत की तिथि ही, तो
फिर पिछली ब्याज की देय तिथि से वर्ष के समापन की तिथि तक का ब्याज ड्यू माना जाएगा, अर्जित माना जाएगा, और उससे एंट्री करेंगे अपन एक्रूड इंटरेस्ट काउंट DR2 इंटरेस्ट काउंट। तो ये एंट्री अपन अर्जित ब्याज की करेंगे। और उसके बाद में जो विनियोगों के क्रय विक्रय के ऊपर कोई भी जो लाभ या हानि हो सकती है क्रय विक्रय के ऊपर, वो लाभ हानि का कैलकुलेशन हम करके उसको अपन इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करेंगे। लेकिन इससे पहले एक और ध्यान है, वो ब्याज के संबंध में है। ब्याज का जो बैलेंस होता है उसको भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि ब्याज भी उसमें लाभ की राशि होती है, आयगत लाभ होता है। तो इंटरेस्ट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इंटरेस्ट अकाउंट को बंद कर दिया जाता है और लाभ हानि खाते के क्रेडिट में चला जाता है ब्याज की इनकम का। तो इंटरेस्ट अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर करेंगे। और इन्वेस्टमेंट अकाउंट का अंतिम शेष आपको कैलकुलेट करने के बाद इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो अपन विनियोगों के ऊपर लाभ या हानि की जो गणना करते हैं, उसका एक तो सबसे सिंपलेस्ट जो वे है वो तो ये होता है कि हम क्या करते हैं कि जो अंतिम विनियोगों का शेष है वो हम FIFO मेथड के आधार पर कैलकुलेट कर लेते हैं। वर्ष के अंत में बचे हुए विनियोगों का उद्धृत मूल्य कैलकुलेट कर लिया, वर्ष के अंत में बचे हुए विनियोगों का बाजार मूल्य तो है वो अपने स्टॉक की कोटेड प्राइस से ले लेते हैं, और FIFO मेथड के आधार पर अंत में बचे हुए विनियोगों का लागत मूल्य कैलकुलेट कर लेते हैं। दोनों में से जो कम राशि होती है उसी को हम बाई बैलेंस CD के रूप में शो कर देते हैं। और उसके बाद में जो अमाउंट का कॉलम होता है वो डिफरेंस अपने आप ही प्रॉफिट या लॉस आ जाता है। उसको अपन लॉस आने पर तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR2 इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और प्रॉफिट आने पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर देते हैं। तो ये एक सिंपल सा तरीका होता है। अगर अपन दूसरे तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं कि जिस डेट को विनियोगों को बेचा गया है उस डेट को विनियोगों के एक्चुअल सेल प्राइस अपने पिछले जो बताया वर्किंग नोट, उसके आधार पर अपना एक्चुअल सेल प्राइस कैलकुलेट कर लेंगे उस डेट को। और ऐसी प्रतिभूतियों को FIFO आधार पर हमने जो पहले प्रतिभूतियाँ आई थी उन्हीं को हम बेचा हुआ मानते हुए उनकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ले लेंगे, और उनका जो डिफरेंस है वो एक्चुअल सेल जो है वो उनका प्रॉफिट या लॉस होगा। इसी प्रकार से जब बेचा जाएगा तब तक बेचने पर लाभ या हानि की कैलकुलेशन कर लेंगे। और इसके अलावा वर्ष के अंत में जो अंतिम शेष हमने कैलकुलेट किया उसमें भी यदि मान लीजिए एक्चुअल कॉस्ट प्राइस से कोटेड प्राइस कम आती है तो हम कम वाला लेंगे, तो इससे मूल्यांकन वाली हानि होगी, उस हानि को भी इसमें एडजस्ट करने के बाद, यानी जब बेचा तब लाभ या हानि लिखी, फिर अंत में विनियोगों पर अगर मूल्यांकन में भी अगर वास्तविक मूल्यांकन लागत मूल्य से कम पर हुआ तो मूल्यांकन की हानि को भी एडजस्ट करने के बाद जो राशि होगी वो वास्तव में एक्चुअल नेट प्रॉफिट या लॉस आएगा इन्वेस्टमेंट्स पर, और वो वही राशि होगी जो कि बाई बैलेंस CD करने के बाद डिफरेंस से आप निकालते हैं तो वो भी वही राशि आएगी। इसलिए हम ज़्यादा ईजी ये रहता है कि हम अंतिम शेष लिख देते हैं विनियोगों का, और उसके बाद में उसका जो डिफरेंस आता है वो एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस आता है, जिसे लाभ हानि खाते के क्रेडिट या डेबिट में जैसी भी स्थिति हो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और ये सब चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है। कुल मिलाकर के आपको अगर एक बार खरीदना और एक बार बेचना होता है और वर्ष के प्रारंभ में भी विनियोगों का शेष होता है, तो कुल मिलाकर के ये 7 प्रकार की एंट्री अपन ने किए, 7 प्रकार के वर्किंग नोट भी 7-8 हो सकते हैं। यदि एक सौदा और खरीदने या बेचने का हो जाता है तो 2 वर्किंग नोट आपके और बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से 9-10 वर्किंग नोट आपके एक पूरे कंप्लीट क्वेश्चन में बन जाते हैं। ये सब वर्किंग नोट आपको ध्यान से बनाने के बाद में ही आपको एंट्री या इन्वेस्टमेंट अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट, ये आपको खोलने चाहिए, और उसके हिसाब से जो है वो आपके खाते तैयार किए जाते हैं, उनको लिखते हैं। तो आगे अपन अध्ययन करेंगे कि कई बार स्तंभाकार रूप में कैसे खाते तैयार। अदरवाइज़ क्या होगा, ये एंट्री आपने की, इन एंट्री से आपके 3 खाते मुख्य रूप से बनते हैं। एक तो इन्वेस्टमेंट का खाता बनता है, जैसे डिवेंचर अकाउंट हुआ या लोन अकाउंट हुआ। दूसरा जिसमें अपन क्या करते हैं, फेस वैल्यू और एक्चुअल कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस से एंट्री करते हैं। दूसरा इंटरेस्ट अकाउंट होता है, जिसमें इंटरेस्ट जहाँ पर आया इंटरेस्ट अकाउंट बना, और एक एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट। 3 मुख्य रूप से खाते इसके अंतर्गत तैयार किए जाते हैं। कोलमनर फॉर्म या स्तंभाकार रूप में होगा, उसका रूप अलग होगा, जिसको अपन आगे अध्ययन करेंगे। तो आज के इस संपूर्ण व्याख्यान से हमने जो बातें समझी वो इस प्रकार से मुख्य रूप से यही बातें हुई कि हमें एक्चुअल सेल्स प्राइस और एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकालना आना चाहिए। प्रतिभूतियों का मूल्यांकन किस तरीके से विनियोगों के किया जाता है ये अपने को पता होना चाहिए, और
फिर इंटरेस्ट सहित या रहित के अंदर अपन को क्या ध्यान में रखना चाहिए। इंटरेस्ट की गणना हमें अंकित मूल्य पर करनी चाहिए, दलाली की गणना हमें व्यवहार मूल्य पर करनी चाहिए, जीएसटी की गणना हमें ब्रोकरेज पर करनी चाहिए। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखने की होती हैं। और इसके अलावा कभी भी किसी भी स्थिति में अगर ब्याज की मूल्यांकन की तिथि को क्रय या ब्याज की ड्यू डेट की तिथि को अगर क्रय या विक्रय होता है तो हम उस क्रय विक्रय मूल्य निकालते समय ब्याज का ध्यान नहीं रखते। उस तिथि को जिसके पास भी वो विनियोग होते हैं उसको उनको 6 महीने की अवधि का ब्याज उसको प्राप्त होता है, और इसलिए ब्याज प्राप्त करने की एंट्री आपको करनी है। क्रय विक्रय करने पर ब्याज का समायोजन आपको नहीं करना होता है। वर्ष के प्रारंभ में एक्रूड इंटरेस्ट का और वर्ष के अंत के एक्रूड इंटरेस्ट का भी आपको ध्यान में रखना है। इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कहीं भी आपको अशुद्धि या त्रुटि का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज के इस अध्याय में अपने जो चीज़ें सीखी, आपको इसको आपके जो अगर थोड़ा कोई चीज़ें आपके समझ में नहीं आई हैं, वीडियो फिर से देखें। इसके अलावा जो आपको टेक्स्ट के रूप में गूगल ड्राइव लिंक के अंदर आपको सब्सक्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, वहाँ से आपको जो है वो पूरे जो नोट्स हैं वो आपको टेक्स्ट के रूप में उपलब्ध हो जाएंगे PDF फॉर्म में। तो नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।